बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहले मैं एंजाइम्स के बारे में बेटा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ। जो एंजाइम का वर्ड है दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट नेम एज विल्हेम कोन। ठीक है जी, ही वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट इन द 1878 सेंचुरी में 18th सेंचुरी में जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाई एंजाइम की टर्म। लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ी थी अबाउट द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम्स के एंजाइम्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच आर द बायोकैटलिस्ट दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। बट नो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के एंजाइम्स एक्चुअली होते क्या बेटा। एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीनियस इन नेचर। एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। ये एक्चुअली प्रोटीन्स हैं एंड वी नो डैट बेटा प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं या प्रोटीन्स किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से। बट साथ ही मैं आपको कहूँ कि एंजाइम्स आर द कम्प्लेक्स प्रोटीन्स, या मैं कह सकती हूँ एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ऐसी कम्प्लेक्स प्रोटीन्स हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं वो आपस में लिपटती हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, स्पेसिफिक जगहों पे। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। लॉन्ग लंबी लंबी चेन्स है बेटा जी हमारे पास अमाइनो एसिड्स की, जो कि एट द स्पेसिफिक जगह पे, स्पेसिफिक साइट्स पे आपस में रैप होती हैं। ठीक है जी, आपस में फोल्ड बैक होती हैं ताकि एक 3D स्ट्रक्चर हमें नज़र आए। इसको हम एंजाइम्स कहते हैं। अब इसका हरगिज़ मतलब ये ना समझिएगा बेटा कि ये एंजाइम्स हैं, नहीं, मैं आपको एक कोलैबोरेट करा रही हूँ कि एंजाइम बेटा कम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें लंबी लंबी चेन जो है वो अमाइनो एसिड्स के आपस में फोल्ड होती हैं और देन जो है दे विल कॉन्स्टिट्यूट द कम्प्लेक्स प्रोटीन दैट आर द एंजाइम्स। नो वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो पहला कैरेक्टर मैंने आपको यहीं पे बता दिया बेटा जी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, इट मीन दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात सुन लें, सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स तो हैं लेकिन सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन प्रोटीन हमारे नेल्स बना रही है, हमारा हेयर बना रही है। फॉर एग्जांपल कोलेजन प्रोटीन हमारी बोन्स बना रही है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू बना रही है। फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रही है। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। तो सारे के सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स बेटा नहीं होती। अब हम डिस्कस करते हैं इसका दूसरा कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर भी एक किस्म का समझे कि आप बेटा पढ़ के आ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है बेटा जी जिसमें हमने कैटलिस्ट या एंजाइम नहीं डाला, और एक ऐसा रिएक्शन है बेटा जी हमारे पास दैट इज़ द कैटालाइज्ड रिएक्शन जिसमें हमने जो है वो एंजाइम डाला या हमने कैटलिस्ट डाला। नो आप मुझे बताएं बेटा जी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, जल्दी से रिएक्शन जो है वो कौन सा टेक्स प्लेस होगा, वो दैट इज़ विद द एंजाइम या विद द कैटलिस्ट या दैट इज़ विदाउट एंजाइम और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो व्हेन आई हैव रिकॉर्डेड कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये 30 मिनट्स में ये रिएक्शन हो रहा है और अगर मैंने एंजाइम डाला तो इट विल बी कैरीड अबाउट विद इन द 10 मिनट्स। तो एंजाइम्स बेटा जी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करके कम टाइम में जल्दी से जल्दी जो है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं या केमिकल रिएक्शन को फास्ट बढ़ाते हैं। तीसरा फैक्टर सुने जी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। जो एंजाइम्स होते हैं बेटा वो स्पेसिफिक इन नेचर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सारे के सारे एंजाइम हम सेम मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ बेटा जी, मेरे पास जो है वो ये एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट जो है वो इस शेप की है, और मेरे पास सबस्ट्रेट ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब अकॉर्डिंग टू द शेप आप प्रेजेंट कर सकते हैं बेटा जी कि ये वाला जो सबस्ट्रेट है वो ये एंजाइम में इजीली फिट हो सकता है, ये वाले सबस्ट्रेट फिट नहीं हो सकते। इसलिए ये एंजाइम बेटा स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को अपने साथ बाइंड करवाते हैं एंड देन कैरी आउट द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल वी डेली
खाते हैं। अब क्या प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले क्या सेम एंजाइम्स है? नो। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं बेटा उनको हम कहते हैं प्रोटीएजेस एंजाइम्स। जो हम लिपिड्स खा रहे हैं, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं बेटा लाइपेजेस एंजाइम्स। जो हम स्टार्च खा रहे हैं, जो हम बेटा जी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिकली आटा खा लिया जी, मतलब रोटी खा ली, ब्रेड खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, उसको ये वाले दो एंजाइम नहीं कर सकते मेटाबोलाइज। उनके लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, दैट आर द एमाइलेजेस एंजाइम्स। इसीलिए हम कह रहे हैं बेटा जी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन रिएक्शन। वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स को अपने साथ बाइंड करवाते हैं, हर किसी को अपने साथ बाइंड आउट नहीं करवाते। क्लियर होगी बात? अगला बेटा जी सिंपल सा करैक्टर है कि पूरा का पूरा एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन द कैटालिटिक रिएक्शन, जो कि जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है उस जगह को बेटा जी हम क्या कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट ही एक्चुअली रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, जो कि क्या करती है आने वाले सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करती है, देन इसको क्या करती है, इसको कैटालाइज करती है, इसको कन्वर्ट कर देती है इनटू द स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? फिर अगली बात सुनो, एंजाइम जो है बेटा जी क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल रिक्वायरमेंट्स। एंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो कम भी की जा सकती है और एंजाइम की प्रोडक्शन जो है इनहेंस भी की जा सकती है। इसका ये मतलब है कि एंजाइम की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करने वाले कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में। तो वो बेटा मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करते हैं, जब सेल में बेटा इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीएजेस एंजाइम बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बहुत ज़्यादा हैं, अब फर्दर इनकी प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, तो कौन से मॉलिक्यूल जो है इसकी प्रोडक्शन को स्लो डाउन करेंगे? वो है जी हमारे पास इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा जी जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। और जब कभी सेल को ज़रूरत है कि एंजाइम की एक्टिविटी को फास्ट किया जाए तो उसके लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को जो है वो फास्ट बढ़ाते हैं, फास्ट करते हैं। और इनहिबिटर्स ऐसे हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? अब बेटा जी फिर हम आगे चलते हैं कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो अकेले काम नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी की ज़रूरत होती है कि वो उसके साथ आके मिले और देन जो है वो प्रॉपरली काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी प्रेजेंट ड्रामेटिकली, अगर हम इस पॉइंट को जो है वो ड्रामेटिकली एक्सप्लेन करें तो मेरे पास ये एक एंजाइम है बेचारा अकेला काम नहीं कर सकता, इससे अपने साथ किसी न किसी चीज़ को बाइंड करना होगा तब ये जो है वो काम करने के काबिल होगा। लेकिन वो जो मॉलिक्यूल ये अपने साथ बाइंड कर रहा है उसकी शर्त ये है कि वो नॉन प्रोटीनियस इन नेचर हो, मतलब वो प्रोटीन का बना हुआ ना हो या कोई भी आयन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि ये एक एंजाइम है, इसको एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए। जब तक मैग्नीशियम आयंस इस एंजाइम के साथ बाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक ये एंजाइम्स अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा, पहचान नहीं सकेगा, तब तक ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं हो सकते। तो वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आयंस बेटा जी जो कि एंजाइम्स के साथ बाइंड होते हैं और इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि एंजाइम्स के साथ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड कर सके, इनको हम कहते हैं जी कोफैक्टर। ये एंजाइम के ऐसे साथी हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब अगली बात सुनिए बेटा जी, ये जो कोफैक्टर्स हैं ये बेटा जी ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक इन नेचर इन हो सकते हैं। मैंने आपके सामने इनऑर्गेनिक नेचर के रखे, मतलब कोई भी आयंस, कोई भी मेटालिक आयंस हो गए। ऑर्गेनिक इन नेचर भी हो सकते हैं बेटा जी,
फॉर एग्जाम्पल कोई हीम ग्रुप आ गया, ये लार्ज मालिक्यूल, लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लेविन ग्रुप आ गया जो एंजाइम के साथ बाइंड करें और इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकें। अब फिर फर्दर हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन से हैं जी हमारे पास। हम अपनी एग्जांपल को बेटा जी एलेबरेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंजाइम है जी जिसके साथ जो है मैग्नीशियम के आयंस अटैच है। अगर जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है जी कोफैक्टर का, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ बेटा जी टाइटली बाउंड है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द कोफैक्टर एंड एंजाइम, देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। वर्ड इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर मेरे पास कोई और एंजाइम है और उसके साथ जो कोफैक्टर बेटा जी अटैच है, फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनिक एग्जांपल दे लेंगे, फॉर एग्जांपल हीम ग्रुप मेरे पास अटैच है। हीम ग्रुप होता है बेटा आयरन कंटेनिंग ग्रुप। कोई हीम ग्रुप मेरे पास अटैच है बट एंजाइम और कोफैक्टर के दरमियान बेटा लूज बॉन्डिंग है, वीक बॉन्डिंग है, तो देन इट इज सेड टू बी कॉल्ड कोएंजाइम। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर, सॉरी यहाँ पे लाजमी लिखिएगा बेटा जी कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर शर्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं ऑर्गेनिक ही प्रेजेंट करूँगी, हीम ग्रुप ही मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। अगर कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो देन इट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। बट अगर कोई ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंजाइम के साथ बेटा लूजली बाउंड है, वीक बॉन्डिंग के जरिए अटैच है, देन इट इज कॉल्ड द कोएंजाइम। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं बेटा जी जो कि क्या करते हैं, यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोएंजाइम की बात कोई कंटिन्यू करें तो कोएंजाइम्स क्या करते हैं, कोएंजाइम्स एंजाइम की एक्टिविटी को इस तरह से फास्ट करते हैं कि ये एक जगह से केमिकल ग्रुप को उठाते हैं और दूसरी जगह पहुंचाते हैं, सो डैट जल्दी से जल्दी रिएक्टर्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट हो जाए। जैसे कि कुछ वाइटामिन हैं, अगर हम वाइटामिन बी देखें, वाइटामिन बी कम्प्लेक्स देखें तो वाइटामिन बी कम्प्लेक्स में कुछ ऐसे वाइटामिन हैं दैट एक्ट्स एज अ कोएंजाइम। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी राइबोफ्लेविन हो गया, फॉर एग्जाम्पल थायामीन हो गया, फॉर एग्जाम्पल फॉलिक एसिड हो गया। ये ऐसे वाइटामिन हैं बेटा जी जो कि कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। फिर हम आखिरी कैरेक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जी एंजाइम्स का कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरी बॉडी में एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल I have to be synthesize the D product in my body। मैंने A रिएक्टेंट से D प्रोडक्ट बनानी है, लेकिन ये एज सच जो है वो सिंपल रिएक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट द सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ द मल्टी स्टेप रिएक्शन। पहले A को B में कन्वर्ट करना पड़ेगा, B को C में, देन C D में कन्वर्ट होगा, फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगी। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है फाइनल प्रोडक्ट। तो उसके लिए बेटा जी कम्प्लेक्स रिएक्शन है, मेटाबॉलिक पाथवे काफ़ी जो है वो लंबा है, इसलिए एंजाइम्स भी चाहिए। तो आई विल पुट सम एंजाइम्स टू रेगुलेट माई रिएक्शन। मैंने 3 एंजाइम्स डालेंगी, E1, E2 और E3 एंजाइम्स डालें ताकि फ़ौरन जो है वो A जो है वो D में कन्वर्ट हो सके। अब एट अ टाइम अगर बेटा बहुत से एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं तो ये किस तरह से काम करते हैं बेटा जी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस E1 एंजाइम के लिए बेटा क्या है, सबस्ट्रेट A है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट A के साथ अटैच होगा, इसको मॉडिफाई कर देगा B में। अब इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट क्या है, इस एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट B है। पहले एंजाइम की जो प्रोडक्ट होगी, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, E1 एंजाइम की जो प्रोडक्ट है वही E2 एंजाइम का अब सबस्ट्रेट बन रहा है, ताकि इसको एंजाइम 2E2 जो है वो इसको एज अ सबस्ट्रेट अपने साथ बाइंड करे और C प्रोडक्ट में चेंज कर सके। फिर ये C जो है बेटा जी अब जो E2 की प्रोडक्ट है ये E3 के लिए क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट हो जाएगा, ताकि जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इजीली अटेन हो सके। सो अगर हमारे पास अगर कोई कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है
जो पहले एंजाइम का जो प्रोडक्ट है इट विल बिकम द सबस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड एंजाइम, और जो दूसरे एंजाइम का जो प्रोडक्ट है इट विल बिकम द सबस्ट्रेट ऑफ द थर्ड एंजाइम, सो दैट ये सेफली एंड साउंडली जो है ये रिएक्शन को पास ऑफ कर सके और रिएक्शन को रेगुलेट कर सके। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स का हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।